क्या आपने कभी किसी इंसान को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरते हुए देखा है? सुनने में ये भले ही मजाक लगता हो, लेकिन ये सच है। इतिहास में एक ऐसी भी घटना घट चुकी है जब एक कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष से नीचे गिर गया था। इस घटना की शुरुआत होती है 14 जनवरी 1969 को, जब सोवियत यूनियन अपने 3 असफल मिशनों के बाद सोयूज 4 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। सोयूज 4 के द्वारा केवल एक अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर स्टालोव को लो अर्थ ऑर्बिट में 224 किलोमीटर ऊपर पहुंचाना था, जहां सोयूज 4 को सोयूज 5 के साथ डॉकिंग करनी थी। डॉकिंग के बाद सोयूज 5 से 2 कॉस्मोनॉट को सोयूज 4 के अंदर आना था और उसके बाद सोयूज 4 को 3 क्रू मेंबर के साथ वापस पृथ्वी पर लौटना था। तय शेड्यूल के अनुसार सोयूज 4 को 14 जनवरी 1969 को बाइकोन्यूर से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के बाद सोयूज 4 लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचकर अर्थ को ऑर्बिट करने लगा। उधर एक दिन बाद 15 जनवरी को सोयूज 5 को भी बाइकोन्यूर लॉन्चिंग साइट से लॉन्च कर दिया गया। कुछ टाइम बाद सोयूज 5 भी सफलतापूर्वक अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया। सोयूज 5 में 3 कॉस्मोनॉट मौजूद थे, जिसमें से 2 कॉस्मोनॉट को डॉकिंग के बाद सोयूज 4 में जाना था, जबकि तीसरे कॉस्मोनॉट बोरिस वोलिनोव को सोयूज 5 में ही रहकर कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटल करेक्शन के जरिए धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक पहुंचने लगे। फाइनली 16 जनवरी 1969 को जब सोयूज 4 अपने 34वें ऑर्बिट पर था और सोयूज 5 अपने 18वें ऑर्बिट पर था, तब दोनों ही शिप का ऑटोमेटिक डॉकिंग सिस्टम दोनों शिप को 99 मीटर के दायरे में लेकर आ गया। इसके बाद सोयूज 4 के कमांडर स्टालोव ने मैनुअली डॉकिंग को ऑपरेट किया। फाइनली सुबह 11:20 पर दोनों स्पेसक्राफ्ट ने एक दूसरे के साथ डॉकिंग करके इतिहास रच दिया। ये पहली बार था जब 2 मैन्ड स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक डॉक हो पाए थे। हालांकि इसके 2 महीने बाद ही मार्च 1969 में अमेरिका ने भी अपोलो 9 के जरिए ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी। दोनों स्पेसक्राफ्ट के डॉक होने के बाद अब बारी थी सोयूज 5 में से 2 कॉस्मोनॉट के सोयूज 4 में जाने की। लेकिन उस समय सोवियत यूनियन के पास इंटरनल टनल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके द्वारा अंतरिक्ष यात्री 2 डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट में इंटरनल रूप से आ जा सकते थे। इसलिए तब कॉस्मोनॉट्स को दूसरे स्पेसक्राफ्ट में जाने के लिए स्पेस वॉक करना पड़ता था। दोनों कॉस्मोनॉट ने सोयूज 5 के आउटर हैच को ओपन किया और हवा में तैरते हुए सोयूज 5 से सोयूज 4 तक लगे हैंडरेल्स को पकड़ते हुए सोयूज 4 के अंदर एंटर किया। इस तरह सभी एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च और एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी में कुल 4 घंटे 35 मिनट लगे। इस दौरान दोनों स्पेसक्राफ्ट भी करीब 4 घंटे 35 मिनट तक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे थे। इसी कारण सोयूज 4 और सोयूज 5 को संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे पहला वर्किंग स्पेस स्टेशन का दर्जा भी दिया गया था। फाइनली सभी काम होने के बाद 16 जनवरी को शाम 3:55 पर सोयूज 4 और सोयूज 5 अनडॉक हुए और इसके एक दिन बाद यानी 17 जनवरी को सोयूज 4 को लैंडिंग की परमिशन दे दी गई, जबकि सोयूज 5 को अभी भी वहीं रुकना था। इसलिए सोयूज 4 ने अपने 45वें ऑर्बिट के दौरान लैंडिंग अप्रोच शुरू की और सुबह करीब 9:50 पर 3 कॉस्मोनॉट्स के साथ पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। इस समय सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट बेहद खुश थे, क्योंकि उनका मिशन सफल हो चुका था। पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक डॉकिंग परफॉर्म कर पृथ्वी पर वापस लौटा था। लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि सोयूज 5 अभी भी स्पेस में ही था। इसलिए अब बारी थी सोयूज 5 को वापस बुलाने की। 18 जनवरी को सोयूज 5 को भी लैंडिंग की परमिशन दे दी गई। इसलिए उसमें मौजूद कॉस्मोनॉट बोरिस वोलिनोव ने रेट्रोफायर के लिए स्पेसक्राफ्ट का मैनुअली ओरिएंटेशन स्टार्ट किया। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज आने के कारण वो ओरिएंटेशन को कंप्लीट कर पाने में नाकाम रहे। फाइनली कई असफल प्रयासों के बाद कमांड सेंटर ने एक ऑटोमेटिक रेट्रोफायर शेड्यूल किया ताकि वोलिनोव को वापस लाया जा सके। तय प्रोसीजर के अनुसार रेट्रोफायर के करीब 6 सेकंड बाद हैबिटेशन मॉड्यूल और इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल को डिसेंट मॉड्यूल से अलग होना था। उसके बाद डिसेंट मॉड्यूल का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट होता, जो उसे नीचे की तरफ घुमा देता, जिसके कारण डिसेंट मॉड्यूल हीट सील्ड वाली साइड से एटमॉस्फेयर में एंटर करता और सफलतापूर्वक लैंड कर पाता। लेकिन हकीकत में इससे उल्टा हुआ। रेट्रोफायर के 6 सेकंड बाद हैबिटेशन मॉड्यूल एक तेज झटके के साथ डिसेंट मॉड्यूल से अलग हो गया। लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण इंस्ट्रूमेंट कंपार्टमेंट डिसेंट मॉड्यूल से अलग नहीं हो सका। सेपरेशन ना होने के कारण डिसेंट मॉड्यूल का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी फेल हो गया, जिसके कारण डिसेंट मॉड्यूल की हीट सील्ड वाला हिस्सा अब भी ऊपर की तरफ ही था।
जिसके कारण डिसेंट मॉड्यूल नोज की साइड से ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया। जैसे ही ये कैप्सूल ग्रेविटी के संपर्क में आया तो वोलिनोव अपनी सीट से नीचे की तरफ लटक गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई रोड पर चलती हुई बस को उल्टा कर दे तो उस बस में बैठे यात्रियों की जो हालात होगी वही हालात उस समय वोलिनोव की भी थी। लेकिन यहाँ समस्या इससे भी बड़ी थी, क्योंकि डिसेंट मॉड्यूल के नोज वाली साइड में कोई हीट सील्ड नहीं होती। कैप्सूल का ये पार्ट री एंट्री के टाइम हमेशा ऊपर की तरफ होता है, इसलिए इसे केवल लो हीट सहने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। लेकिन यहाँ इस हिस्से को एक्सट्रीम हीट का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण अगले आधे घंटे तक वोलिनोव को कैबिन में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ा। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि इसने कैप्सूल की विंडो में दरारें पैदा कर दी। इन दरारों से अब हीट और आग की लपटें भी धीरे धीरे अंदर जाने लगी थी। उधर अत्यधिक घर्षण के कारण डिसेंट मॉड्यूल के नोज सेक्शन में लगा हैच भी अब पिघलने लगा था, जिसके कारण जहरीली गैसें कैबिन के अंदर भरने लगी थी। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अंतरिक्ष से लौटते समय कल्पना चावला के साथ घटित हुई थी। अगर कुछ और समय तक वोलिनोव के साथ भी ऐसा ही होता रहता तो उनका कैप्सूल भी हवा में ही ब्लास्ट कर जाता। इसलिए वोलिनोव भी उस समय ये अच्छे से समझ चुके थे कि संभवतः ये उनका अंतिम समय है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक एक जोरदार झटके के साथ इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल डिसेंट मॉड्यूल से अलग हो गया। संभवतः हाई टेम्परेचर के कारण इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल के थर्मल सेंसर एक्टिवेट हो गए होंगे और फिर इन सेंसर ने इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल के सेपरेशन के लिए बैकअप कमांड ट्रिगर की होगी, जिसके कारण वो डिसेंट मॉड्यूल से अलग हो गया। इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल के सेपरेट होते ही डिसेंट मॉड्यूल का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो गया और इसने तुरंत ही डिसेंट मॉड्यूल को टर्न करके हीट सील्ड वाली साइड को नीचे की तरफ कर दिया। लेकिन वोलिनोव की समस्याएं अभी यहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही कैप्सूल 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंचा तो मेन पैराशूट ओपन हुआ, लेकिन ओपन होते ही इसकी डोरियां आपस में उलझ गई, क्योंकि एक्सट्रीम हीट की वजह से पैराशूट सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचा था। वहीं नोज सेक्शन की तरफ से एंट्री करने की वजह से कैप्सूल के सॉफ्ट लैंडिंग रॉकेट्स भी फेल हो चुके थे। इन सब का परिणाम ये रहा कि वोलिनोव का कैप्सूल 10 किलोमीटर ऊपर से किसी चट्टान की तरह जमीन पर आकर गिरा, जिसके कारण वोलिनोव के ऊपरी जबड़े के कई दांत टूट गए। इस टाइम वोलिनोव अपनी प्राइमरी लैंडिंग साइट से करीब 600 किलोमीटर दूर थे, इसलिए उन तक मदद आने में भी कई घंटों का समय लग गया। फाइनली कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम उन तक पहुंची और उन्हें सुरक्षित वापस लाया गया। हालांकि इस दुर्घटना में उन्हें अपने कुछ दांत गंवाने पड़े, लेकिन आज भी सोयूज 5 को उसकी सफलता से ज्यादा उसकी ड्रामेटिक री एंट्री की वजह से याद किया जाता है, जिसने वोलिनोव को स्पेस से गिरकर जीवित बचने वाला पहला इंसान बना दिया। मैं आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूँगा। डाउटनट एक एजुकेशनल ऐप है जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी बुक्स के वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं। इसके अलावा यहां गवर्नमेंट जॉब और आईआईटी की प्रिपरेशन भी एक्सपर्ट के द्वारा बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। अभी डाउटनट पर जेईई मेंस 2020 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, जहां 22 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक एक्सपर्ट्स के द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी करवाई जाएगी। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और एंजॉय करें कॉस्टलेस एजुकेशन को। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले शनिवार को शाम 6 बजे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।